दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। और इस समय आप सुन रहे हैं गाथा छत्रपति शिवाजी राजे की आरजे प्रभाकर मोरे के साथ। अफजल खां के मरते ही संपूर्ण सेना में खलबली मच गई और मराठों ने शत्रु रक्त में हाथ रंगने शुरू कर दिए। संपूर्ण इतिहासकार इस बात से सहमत है कि शिवाजी इस प्रकार के कर्म से सदा अप्रसन्नता प्रकट करता था और आज्ञाएं निकाल रखी थी कि यथासंभव किसी के साथ अनावश्यक युद्ध न छेड़ा जाए। शिवाजी कैदियों के साथ अत्यंत कृपा तथा दया का बर्ताव करता था। इस अवसर पर जितने शत्रु के सैनिक कैद कर लिए गए, उनके साथ भी शिवाजी अत्यंत अनुग्रह और दया से पेश आते थे। बहुत से लोगों ने इसी अनुग्रह के कारण उनकी नौकरी स्वीकार की थी। भुबराय घटमी एक बड़ा मान्य मराठा था जो किसी समय शिवाजी के पिता शाहजी का परम मित्र था। शिवाजी उसे इस बात पर उद्यत न कर सका बीजापुर की नौकरी छोड़कर शिवाजी की नौकरी करे। फिर भी शिवाजी ने उसको बहुत सा पुरस्कार देकर विदा किया था। अपनी सेना के चोट खाए हुए वीरों को उन्होंने बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं, सोने के हार तथा चांदी की जंजीरें उपहार में दी थी। साधारण रीति से वो अपनी सेना को प्रसन्न रखने का प्रयास करता था, जिससे उनका उत्साह दिन प्रतिदिन द्विगुणित होता रहता था। अफजल खां की तलवार अब तक शिवाजी के वंशधरों जो कोल्हापुर में राज करते हैं के पास सुरक्षित है। इस घटना से शिवाजी की शक्ति और भी बढ़ गई और थोड़े ही समय में अन्य कई किलों पर भी उनका अधिकार हो गया। बीजापुर के दरबार में अफजल खां की मौत का समाचार पाकर रुस्तनेज खां को आज्ञा दी कि वो कोल्हापुर को बचाने के लिए सेना लेकर जाए, परंतु शिवाजी ने उसे भी आक्रमण करके परास्त कर दिया। इसके पश्चात शिवाजी ने सीधा राजपुर, जहां अंग्रेजों की बस्ती थी, का भी मार्ग लिया और वहां से कर तथा भेंट लेता हुआ बहिल पर अधिकार जमा लिया। वहां से उन्हें बहुत सी संपत्ति प्राप्त हुई जो तुरंत राजगढ़ कर दी गई। जब राजा को इस बात का समाचार मिला तो शिवाजी विजय प्राप्त करते हुए और नगरों तथा गांव में अपना अधिकार जमाते हुए सीधे हमारी तरफ आ रहा है, तब मुसलमान बादशाहों के कान खड़े होने लगे और वे सामना करने की तैयारियां करने लगे। वहशी गुलाम सीदी जौहर को आज्ञा मिली कि सेना लेकर आगे बढ़े और अफजल खां का पुत्र फाजिल खां, जो अपने पिता का बदला शिवाजी से चुकाना चाहता था, उसके साथ हो लिया। दोनों को आज्ञा मिली कि पालना किला, जो अभी थोड़े दिन पहले शिवाजी ने प्राप्त किया था, उस पर आक्रमण करें। सीदी जौहर को सलामत खां की पदवी दी गई। शिवाजी ने भी युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी और रघुनाथ पंत को आज्ञा दी कि फतेह खां का सामना करे तथा आबाजी सोनदेव कल्याण भवेरी के किले पर तैनात किए गए। भाऊजी पालकर को आज्ञा मिली कि वे बारी के सामंत लोगों का सामना करें। पूर्णधर, संगर तथा प्रतापगढ़ और आसपास के इलाके की रक्षा के लिए मोरोपंत को रखा गया और स्वयं शिवाजी पलाना किले की रक्षा में कटिबद्ध हो गए। शिवाजी ने बीजापुर की सेना को आगे बढ़ने से नहीं रोका, परंतु जब सेना दुर्ग के पास आ डटी तो नेताजी पालकर ने आसपास की बस्ती उजाड़ना शुरू कर दिया और यत्न किया कि जिससे शत्रु को भोजन सामग्री मिलना कठिन हो जाए। मावली लोगों ने पर्वतों को घाटियों को छोड़कर अलग बस्ती बसाई और यदा कदा शत्रु पर आक्रमण कर उनका विध्वंस करने लगी। यद्यपि शिवाजी के साथियों ने इस प्रकार शत्रुओं को अधिक हानि पहुंचाई, परंतु तब भी सीदी जौहर धैर्य से मैदान में डटा रहा। उधर कोंकण में भी युद्ध आरंभ हो गया, जिससे मुसलमानों ने कुछ समय तक लाभ उठाया। बाजीराव पालकर भी बारी के अध्यक्ष को अपने अधीन न कर सका। इस पिछली लड़ाई में दोनों ओर के अध्यक्ष मारे गए, परंतु सेना ने हार न मानी। हां, शोक कितने योद्धा और वीर अपने भाइयों के हाथों मारे गए। ऐसा कोई नहीं था जो समझता कि अपने भाइयों का विध्वंस करना। भाई भी कैसे जो धर्म युद्ध करने तथा निर्दयी शत्रुओं के हाथों से अपनी भूमि छुड़ाना चाहते थे। भारतवर्ष के इसी भीतरी संग्राम ने तरावड़ी के मैदान में भारतवर्ष से हिंदू राज्यों की समाप्ति कर दी। इसी भीतरी संग्राम ने पीछे कई आक्रमणकारी मुसलमानों को भारत को लूटने का अवसर दिया।
इसी भीतरी संग्राम ने हिंदुओं को जातीय अवस्था से अलग कर दिया। इसी भीतरी संग्राम ने मराठों की अवनति की। इसी ने शिवाजी के हाथ से लगाए हुए पौधों को समूल नष्ट कर दिया। इसी पारंपरिक संग्राम ने सिखों का नाश किया तथा अब भी यही परस्पर का संग्राम हिंदुओं की उन्नति तथा पारस्परिक प्रेम में बाधक है। बहुत अच्छा होता यदि कोई देवी आकाशवाणी होती और इन लोगों को पारस्परिक युद्ध की हानियां समझाकर रोकती। शिवाजी को जब समाचार मिला तो उसने समझा कि मैंने बड़ी भारी भूल की जो इस प्रकार किले में घिर कर बैठ गया। घेरे को 4 महीने हो गए, यद्यपि इस समय तक शत्रु को आक्रमण करने का कोई अवसर नहीं मिला, तथापि शत्रु तब भी डटा रहा और सचेत रहा। अंत को शिवाजी ने एक नई चाल अर्थात संधि के लिए बातचीत चलाई। दोनों ओर से लड़ाई बंद कर दी गई। अभी पूर्ण रूप से मिलाप होना न पाया था और संपूर्ण नियम भी निश्चित नहीं हुए थे कि रात को शिवाजी ने कुछ साथी लेकर किले से निकलकर पर्वतों के होते हुए जंगलों का रास्ता लिया। शिवाजी पूर्ण उत्तेजना से अगना की ओर प्रस्थान कर रहे थे, पर विरोधियों को ये हाल मालूम हो गया कि शिवाजी किले से निकल भागे हैं। तत्काल ही फाजिल मोहम्मद खां और सीदी जौहर का पुत्र सैदी अजीज पीछा करने के लिए रवाना किए गए, परंतु शिवाजी ने इसके पहले पूरा प्रबंध कर लिया था, अर्थात इस आपत्ति को हटाने के लिए अपने मावली साथियों का एक समूह मार्ग में छोड़ दिया था, जिसका प्रबंध बाजीराव देशपांडे के अधीन था। जब पीछा करने वाले मुसलमान आ पहुंचे तो उनके साथ सेना बहुत अधिक थी तथा मराठे संख्या में बहुत कम थे। शिवाजी ने आज्ञा दी कि जब तक हमारी ओर से 5 गोलियां न चले तब तक लड़ते रहना और अमुक दिशा में लगातार 5 गोलियां चल जाए तो समझ लेना कि हम सुख से किले से पहुंच गए हैं। देशपांडे और वे मावली अत्यंत वीरता से लड़ते रहे। आधे के लगभग मारे गए, परंतु फिर भी शत्रुओं को रास्ता नहीं दिया। यहां तक कि देशपांडे भी लड़ते लड़ते मारे गए। ये भी जमीन पर गिरे भी न थे कि गोलियों का शब्द सुनाई दिया। देशपांडे ने समझा कि शिवाजी सकुशल किले में पहुंच गए। इस प्रकार खुशी से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अन्य साथियों ने देशपांडे की लाश को उठाकर अगणित शत्रुओं को हताश छोड़कर अपना रास्ता लिया। इस कार्रवाई में जब सीदी जौहर की सब तरकीबें खाक में मिल गई तो वो इस उधेड़बुन में पड़ गया कि वो पलाना के घेरे पर स्थित रहे अथवा शिवाजी के पीछे जाए। इधर जब बादशाह को यह समाचार मिला तो उसने सीदी जौहर पर यह दोष लगाया कि उन्होंने शिवाजी से रिश्वत ले ली है, जिसे सुनकर वो क्रोध से जल उठा और वैसे ही उसने उत्तर लिख भेजा जो बादशाह के लिए बड़ा अनादर सूचक था। अंत में बादशाह स्वयं युद्ध करने के लिए चल पड़ा। पलाना का किला, पावनगढ़, आंगन और विशालगढ़ तथा आसपास के किले जो शिवाजी ने ले लिए थे, जो बादशाह के हाथ आ गए थे। आगे की कहानी अगले एपिसोड में।